हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। किताबों के सफ़र में हम हमेशा किसी न किसी किताब की चर्चा करते हैं, उनके पक्ष विपक्ष के बारे में बातचीत करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पिछले दिनों हमने मनोवैज्ञानिक उपन्यासों की चर्चा की थी, जयंत कुमार के उपन्यास के बारे में बातचीत की थी। यानी अब हमें मनोवैज्ञानिक उपन्यासों के बारे में थोड़ी जानकारी तो आ ही गई है। अब हम समझ चुके हैं कि कुछ उपन्यास ऐसे भी होते हैं जिनमें पात्रों के मन के बारे में अधिक बातचीत की जाती है। उनके मन में क्या चल रहा है, जो भी घटनाएं होती हैं, जो भी भाव उनके मन में आते हैं, वो लेकर के उनके मन में किस तरीके के भाव आते हैं, द्वंद्व आता है, किस तरीके से एक व्यक्ति किसी घटना के बारे में सोचता है और दूसरा व्यक्ति उसी घटना के बारे में दूसरी तरीके से। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो दिखने में सामान्य लगती हैं, लेकिन उन चीज़ों को लेकर के मन के अंदर बहुत सारी बातें आ जाती हैं। तो जब इन सारी चीज़ों का वर्णन हो, इन सब का विश्लेषण हो, इनकी चीड़ फाड़ की जाए, पड़ताल की जाए, तो उन उपन्यासों को कहते हैं मनोविश्लेषणवादी उपन्यास। तो आज हम एक ऐसे ही उपन्यास की चर्चा करेंगे। अगेय का नाम आप सभी जानते हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय। वे कवि भी हैं, उपन्यासकार भी हैं, और उनकी जो रचनाएं हैं उनमें फ्रायड का प्रभाव रहता है, यह भी हम जानते हैं। वही मन की परतों को खोलते हैं, मन की बातें करते हैं, और इसी का वर्णन उनकी रचनाओं में मिलता है। अगेय की भाषा भी बहुत अलग होती है, थोड़ी सी क्लिष्ट हो जाती है, लेकिन वो काफ़ी मज़ेदार होती है। तो आज जो विश्लेषण के लिए हमने उपन्यास चुना है वह है नदी के द्वीप। नदी के द्वीप उपन्यास का जो फलक है वो बड़ा है, इसमें पात्र बहुत सारे नहीं हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी बातें आपको एक ही उपन्यास में देखने को मिलेंगी। सबके मन में अलग अलग ग्रंथियाँ हैं, सबके मन में अलग अलग भाव आ रहे हैं, और उनका विश्लेषण हमें यहाँ देखने को मिलता है। इसमें लंबे लंबे उद्धरण हैं, लंबे लंबे पत्र हैं, और उन सब के बावजूद यह उपन्यास रोचक है, पठनीय है। मुख्य रूप से कहानी प्रोफेसर भुवन की है। प्रोफेसर भुवन डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं। ये अलग बात है कि वे बनना कुछ और चाहते थे, बन कुछ और गए। उनके एक मित्र हैं चंद्रमाधव। चंद्रमाधव जर्नलिस्ट हैं। दोनों के स्वभाव में बहुत अंतर है। चंद्रमाधव एक तरफ जहाँ हंसमुख हैं, तुरंत अपनी बात सामने वाले को सुना देते हैं, वो अपने मन में बहुत कुछ नहीं रखते हैं, जैसे ही किसी से मिलते हैं उसको लेकर के उसके मन में जो कुछ भी चल रहा होता है उसे ज़रूर बता देते हैं। इधर डॉक्टर भुवन जो हैं वह थोड़े अंतर्मुखी हैं, चीज़ों को सोचना समझना ज़्यादा पसंद करते हैं, उनकी व्याख्या करना कम। जो भुवन है उनकी एक बचपन की मित्र है गौरा। गांव में कभी वो लोग जब साथ थे, गौरा उनसे काफ़ी छोटी थी, तो इसे खूब चिढ़ाया करते थे, चोटियाँ खींचा करते थे, हिडम्बा आदि उनके नाम लिया करते थे। और गौरा भी चंचल हंसमुख थी, तो वो उन्हें छोड़ती नहीं थी, पलट पलट के खूब जवाब दिया करती थी। और जो ये दोनों एक दूसरे को जो चिढ़ाते थे, इसी से उन्हें काफ़ी मज़ा आता था, और उनकी दोस्ती लंबी खींच गई थी। और एज का जो काफ़ी अंतर था उसके बावजूद वे लोग एक स्नेहमय रिश्ते में बने हुए थे। बीच में जब वो पढ़ने के लिए बाहर चले जाते हैं तो गौरा से उनका संपर्क टूट जाता है। चंद्रमाधव विवाहित है, उनकी पत्नी गांव में रहती है, 2 बच्चे हैं। चंद्रमोहन जैसे ही थोड़े बड़े होते हैं, युवावस्था में प्रवेश ही करते हैं, तभी उनका विवाह करा दिया जाता है। उनकी पत्नी सीधी है, सिंपल है, पति के आदेश को मानने वाली है, और वह सोचती है कि गृहस्थी को बनाए रखने के लिए यह ज़रूरी है कि मैं पति के आदर्शों पर चलूँ, उनकी बातचीत को फॉलो करूँ, वे जैसा चाहते हैं वैसा रहूँ। और यही बात चंद्रमाधव को नापसंद होती है। उसे लगता है कि ये कैसी औरत हो गई कि उसका अपना कोई अस्तित्व ही नहीं समझ में आ रहा है, वो मेरे हिसाब से चल रही है, अपनी तरफ से कुछ कर ही नहीं रही, अपनी तरफ से कुछ सोच ही नहीं रही है। और यही एक विशेषता जो है उनकी पत्नी की, दोनों के बीच में दूरियां पैदा कर देती है। चंद्रमाधव का मन अपनी पत्नी से बहुत जल्दी उब जाता है, और वह किसी अन्य की तलाश में जुड़ जाते हैं। उनका मन किसी दूसरे की खोज में भटकने लगता है। चंद्रमाधव का एक मित्र है हिमेंद्र। हिमेंद्र समलैंगिक व्यक्ति है, उसे पुरुष ज़्यादा पसंद है। हालांकि वह रेखा के साथ विवाहित है, लेकिन यह जो उसकी पसंद है दोनों के बीच में दरार डालती है। रेखा और हिमेंद्र के बीच में रिश्ते बिल्कुल भी ठीक नहीं रहते हैं, और नौबत तलाक तक पहुंच जाती है, केस कोर्ट में चला जाता है।
रेखा अपने पति से ऊब चुकी है और इन सारी स्थितियों से वह बाहर आना चाहती है। वह एक समझदार, पढ़ी लिखी, अच्छी महिला है, तो वह तलाक मिलने का इंतज़ार नहीं करती है, पति से अलग रह रही होती है। वह अपने पति के थ्रू चंद्रमाधव को भी जानती है और भुवन को भी। चंद्रमाधव को लगता है कि उसकी जो खोज है वह रेखा पे आके रुक सकती है। वह हमेशा रेखा के पास बने रहने का कोशिश करता है, उससे मिलने के प्रयास करना शुरू कर देता है, लेकिन रेखा को वह बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आता है, तो वह उसे खिंची रहती है, थोड़ी दूरी बनाती है। तो चंद्रमाधव एक उपाय निकालता है, मैं अपने बीच एक और व्यक्ति को लाके रख देता हूँ, वह व्यक्ति मुझसे कमतर होगा तो रेखा हम दोनों के बीच में तुलना करेगी और मुझे श्रेष्ठ पाके मेरी तरफ आकृष्ट हो जाएगी। और अपने इस योजना के लिए उसे भुवन बहुत अच्छा व्यक्ति समझ में आता है। उसे लगता है कि भुवन तो शांत है, मेरी तरह चंचल हंसमुख है ही नहीं, तो कोई भी लड़की उसकी ओर क्या आकृष्ट होगी, और उसका खुद का ध्यान तो गौरा की ओर है, तो वह गौरा के बारे में ही सोचेगा, इसकी तरह रेखा की तरफ तो आकृष्ट होगा नहीं, रेखा जरूर मेरी ओर आकृष्ट हो जाएगी। तो वह अक्सर ऐसे प्लान बनाने लगा, जब तीनों मिल सके, तीनों कहीं घूमने चले जाते, कहीं साथ बैठ के बातें करते, लेकिन इसका परिणाम बिल्कुल उल्टा हो गया। रेखा को भुवन बहुत पसंद आया, एक तरीके से वह उससे प्यार करने लगी। वह अक्सर यह प्लान करती कि वह कैसे भुवन के साथ अधिक से अधिक समय बिताए, कैसे उसके साथ अकेले समय बिताए। वह इसी फिराक में रहने लगी। चंद्रमाधव को बहुत जल्दी यह एहसास हो गया, उसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन चूंकि वह स्पष्ट दिल का आदमी है, वह अपने कदम पीछे खींचता है और कुछ और प्लान करने लगता है। उसे लगता है कि गौरा, जो कि अब बहुत सालों के बाद भुवन की ज़िंदगी में वापस आ गई है, दोनों बहुत सालों के बाद मिल चुके हैं, कभी कभी मुलाकात होती है उनकी, पत्र व्यवहार होता रहता है, तो वह गौरा को भुवन के प्रति भड़काना शुरू कर देता है। गौरा को बताने लगता है कि भुवन ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, ऐसी थोड़ी छिछोरी टाइप की हरकत जिसे हम कह सकते हैं, वह करना शुरू कर देता है। इधर जो रेखा है और भुवन है, उनके बीच नज़दीकियाँ बढ़ती जाती है। भुवन भी एक खिंचाव, एक आकर्षण रेखा की ओर महसूस करता है अपना, और वे अक्सर कहीं ना कहीं मिल रहे होते हैं। एक दिन ऐसे ही एकांत में मिलते हुए उन दोनों ने अपने बीच की दूरियां हटा ली, एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध स्थापित कर लिया। इसके बाद दोनों को कहीं कोई अफसोस नहीं होता है, बैठ के वो इस बारे में बातचीत कर रहे होते हैं, और रेखा को तो लगता है कि उसने अपने जीवन में संपूर्णता प्राप्त कर ली है। रेखा कहती है कि मुझे तो अपने जीवन में वो सब कुछ मिला नहीं जो मैं चाहती थी, बनना कुछ और चाहती थी, बन कुछ और गई। तो भुवन कहता है, अरे मेरे साथ भी तो यही था, तुम क्या बनना चाहती थी? रेखा कहती है, मैं वायलिन बजाना चाहती थी। तो भुवन कहता है, मैं डॉक्टर हूँ, मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगा है, लेकिन मैं ऐसा डॉक्टर बनना चाहता था जो मरीजों का इलाज कर सके। तो मैं भी अपनी ज़िंदगी से कुछ अलग ही निकल आया हूँ। रेखा कहती है, उसे हम दोनों ऐसा ही बनाएंगे, या उसे किसी आने वाले के लिए था। लेकिन यह इसकी चर्चा करने के बाद भी वो दोनों यह बिल्कुल नहीं जान रहे होते हैं कि नियति ने उनकी बातें सुन ली हैं और इसे सच करेगी। बहुत जल्द रेखा प्रेग्नेंट होती है। उसे यह महसूस करते ही बहुत बुरा फील होता है, यह क्या हो गया, अभी तो मेरा तलाक हुआ ही नहीं है, पता नहीं भुवन रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता है कि नहीं, क्या उसके मन में है। वह इस द्वंद्व में फंस जाती है। इधर भुवन को इस बात की जब जानकारी होती है तो वह बहुत ज़्यादा चिंतित होता है। उसे समझ में नहीं आता कि वह इस बात से खुश हो कि दुखी हो। वह तुलना करने लगता है कि क्या उसे अपने जीवन में रेखा चाहिए थी या गौरा चाहिए थी, क्या उसे कोई चाहिए भी था या नहीं चाहिए था। वह सिर्फ अपना रिसर्च करता रहे, उसकी समझ में कुछ भी नहीं आता। वह लगातार इस बात को सोचता रहता है, लेकिन फिर उसे लगता है कि वह बच्चा मेरी जिम्मेवारी है। रेखा को अगर नापसंद नहीं हो रहा हो तो मैं उस बच्चे को अपनाऊंगा। इधर रेखा लगातार द्वंद्व में रहती है और उसे लगता है कि नहीं, भुवन जो है वह गौरा के ज़्यादा नज़दीक है, मेरे साथ वो उस तरीके से खुश नहीं रहेगा। उसने तो कभी शायद सोचा नहीं है कि वह मेरे साथ एक अस्थायी जीवन व्यतीत करे, तो मुझे इस बच्चे को जन्म नहीं देना चाहिए। और वह डॉक्टर रोमेश से मिलती है, एबॉर्शन करवा लेती है। एबॉर्शन की बात सुन करके भुवन एक बार फिर से दुखी हो जाता है। वह एक नए द्वंद्व में फंस जाता है। कभी उसे लगता है कि उस बच्चे का हत्यारा मैं हूँ, कभी लगता है रेखा है, कभी लगता है हम दोनों हैं, कभी उसे लगता है कि मैंने रेखा के साथ गलत कर दिया, उसे यह विश्वास ही नहीं दिला पाया कि हम कुछ कर सकते हैं, हम एक साथ हो सकते हैं। कभी उसे लगता है कि ये अच्छा ही हुआ, मेरा और रेखा का कोई भविष्य हो नहीं सकता था।
बहुत तरीके के द्वंद्व, बहुत सारी मनोस्थितियाँ उसकी बनती बिगड़ती रहती हैं। वो किसी खास नतीजे पे पहुंच नहीं पाता है कि क्या सही है क्या गलत है। इधर चंद्रमाधव को एक अभिनेत्री मिल जाती है, उससे उसकी नज़दीकियाँ बढ़ती हैं। चूँकि वह जर्नलिस्ट था तो कई प्रोग्राम में उससे मिलता है, उसका इंटरव्यू करता है और फिर वो उसकी ओर आकृष्ट हो जाता है। दोनों विवाह कर लेते हैं। एबॉर्शन के बाद रेखा को कई तरीके की कॉम्प्लिकेशंस थी, तो वह लगातार डॉक्टर सोमेश के संपर्क में आती रहती है और एक दिन सोमेश उसे प्रपोजल देते हैं मैरिज का। वह इसे स्वीकार कर लेती है, दोनों विवाह कर लेते हैं। जब वो भुवन से मिलती है तो उसे कहती है कि देखो, तुम एक बार अपने और गौरा के बारे में सोचो। तुमने शायद कभी ध्यान नहीं दिया है, लेकिन तुम्हारा मन गौरा की ओर ही आकृष्ट है। तुम उससे प्रेम करते हो, पर शायद खुद महसूस नहीं करना चाहते या इसे छुपाना चाहते हो। भुवन को भी लगता है कि हाँ, वह गौरा से प्रेम करता है, उससे विवाह कर सकता है। वह गौरा के साथ एक होने की सोच लेता है। उपन्यास यहाँ खत्म होता है। इस उपन्यास में बहुत सारे विश्लेषण है, बहुत कुछ वर्णन है। मैंने प्रारंभ में ही कहा था कि इसमें लंबे लंबे उद्धरण मिलते हैं, बहुत सारे पत्र लिखते हैं। यहाँ बहुत सारे पत्र हैं जो भुवन चंद्रमाधव को लिखता है, कभी चंद्रमाधव रेखा को पत्र लिखता है, कभी रेखा भुवन को पत्र लिखती है, और ये सभी पत्र लंबे लंबे हैं। गौरा बहुत सारे पत्र लिखती है भुवन को, भुवन उसे भी पत्र लिखता है। तो बहुत सारा हिस्सा जो है इसमें पत्रों का है। पत्र लेखन आजकल खत्म हो गया है, तो आज के समय में पत्रों को देखना और पढ़ना भी यहाँ एक सुखद अनुभूति होगी। इसके अलावा इसमें प्रकृति चिंतन भी बहुत है। आपको ऐसे भी अगेय को आपने पढ़ा होगा, तो अगेय प्रकृति के उपासक हैं। उनके जो वर्णन होते हैं, उपन्यास की बात करें, कविता की बात करें, वहाँ प्रकृति जरूर मौजूद रहती है। इस उपन्यास में भी है। फूल, पत्ते, नदी, द्वीप सब कभी उपमाओं के रूप में आते हैं, कभी वर्णन के लिए आते हैं। तो लगातार प्रकृति आपके सामने उपस्थित रहती है इस उपन्यास में भी। इसके अलावा कविताओं का बहुत उपयोग हुआ है। बंगला की कविताएं हैं, इंग्लिश की बहुत सारी कविताएं हैं, कुछ हिंदी की कविताएं हैं, कुछ गीत हैं। चंद्रमाधव का अपना प्रोफेशन है जर्नलिज्म का, तो जर्नलिज्म के पेशे में क्या कुछ है उसका वर्णन है। भुवन जो रिसर्च करता है तो उसके बारे में आपको बहुत कुछ पढ़ने को मिलता है। उसकी विदेश यात्राएं बहुत होती हैं, तो विदेशों का भी वर्णन है। यूरोप में उन दिनों युद्ध चल रहा होता है, तो युद्ध का वर्णन है। और कुछ असाइनमेंट्स जो है भुवन के पास युद्ध से रिलेटेड हैं, तो वो उन असाइनमेंट्स को पूरा कर रहा होता है, तो उन सभी का वर्णन है। कुल मिला के आपको कई अलग अलग टॉपिक्स की जानकारी यहाँ पे मिलती है, और कुछ जानकारी आपको खुद जुटानी पड़ती है, तब इस उपन्यास का सही अर्थ भी समझते हैं और यह आपको अधिक रोचक लगने लगता है। उपन्यास बुरा नहीं है, मैंने तो पहले ही कहा कि उपन्यास काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसको पढ़ने के लिए आपको थोड़ा स्थिर होकर बैठना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं चलते फिरते घूमते इस उपन्यास को ख़त्म कर लूँ, तो फिर वैसे पढ़ने में यह मज़ा नहीं देगा। इसे आप स्थिर चित्त होकर आराम से पढ़िए, तो यह आपको बहुत अच्छी लगेगी। और आप भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में आप नए सिरे से सोचना शुरू करेंगे। आप सोचेंगे कि अरे, लोगों के मन में कितनी तरीके की बातें आ रही होती हैं, और इसीलिए हम कहते हैं कि किसी के मन को समझना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि मन में बहुत कुछ बदल रहा होता है। किसी के विचार किसी चीज़ को लेकर के आज जो थे, कोई ज़रूरी नहीं कि कल वही हो। और इसीलिए इसका जो शीर्षक है नदी के द्वीप, वह इसी बात को इंडिकेट करता है। नदी अपने किनारे पानी से कट के जब रास्ता बनाती है, द्वीप बना देती है उथले ज़मीन को छोड़ के, और कई बार वह अपना रास्ता मोड़ती है और उसी द्वीप के ऊपर चढ़ के उसके आकार को बदल देती है। तो ये सारा कुछ चल रहा होता है, इसीलिए इसका नाम उन्होंने नदी के द्वीप रखा है। मनोवैज्ञानिक किताबों के शौकीन हैं, मनोवैज्ञानिक उपन्यास पढ़ना चाहते हैं, तो यह किताब आपको बहुत अच्छी लगेगी। आप इसे पढ़िए, इसका आनंद उठाइए, लुत्फ़ उठाइए, और फिर मुझे बताइए कि यह आपको कैसी लगी। बाय बाय।